नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में 1 साल से ज्यादा वक्त से जंग चल रही है। अभी तक इजराइल गजा और लेबनान पर लगातार हमले कर रहा था, जबकि गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह अपने बचाव में ही जुटा हुआ था। लेकिन अब दोनों की तरफ से इजराइल पर जोरदार पलटवार किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर उसके ही हथियार से हमला किया है। सैकड़ों मिसाइलें एक साथ दागी गई। इजराइल पर उसी के हथियार से हमला हुआ है और इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान में पीटीआई का जबरदस्त प्रदर्शन। रूस के आगे कमजोर पड़ रहा है यूक्रेन। और चलते चलते में देखेंगे डॉल्फिन के सफर से हैरान हुए साइंटिस्ट। तो अब खबरें विस्तार से। इजराइल पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने बड़ा जवाबी हमला किया है। हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई हैं और इनमें से ज्यादातर मिसाइलें टारगेट को हिट करने में कामयाब भी रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मिसाइलें इजरायली हथियारों की कॉपी कही जा रही हैं। इजराइल के आधुनिक हथियारों की नकल कर हिजबुल्लाह अब इजराइल पर ही हमले कर रहा है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ये इजरायली स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल 2006 के लेबनान युद्ध के दौरान हासिल की थी। पश्चिमी देशों का दावा है कि हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से इजरायली मिसाइल की नकल कर अपनी अल्मास मिसाइल तैयार कर ली है। हिजबुल्लाह की इन मिसाइलों की मारक क्षमता 10 मील तक है। ये अपने टारगेट पर सटीकता से अटैक करती हैं। ऐसे में इजराइल की सेना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ गई है। अल्मास एक टॉप अटैक मिसाइल है, जिसका मतलब है कि ये अपने लक्ष्य पर सीधे ऊपर से वार कर सकती है, ना कि किनारे से। ये टैंकों को उन जगहों पर मार सकती हैं जहां उनका कवच हल्का होता है और वो आसानी से नष्ट हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की चिंता को ईरान ने भी बढ़ा दिया है। अब ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम 28 अक्टूबर के इजराइल के हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी ईरान ने इजराइल के हमलों का जवाब देने की प्रतिबद्धता जताई थी। ऐसे में लारिजानी का ये बयान दोनों देशों के बीच बढ़े हुए तनाव को दर्शाता है। इससे पहले 27 अक्टूबर को खामेनेई ने कहा था कि ईरान के संबंध में यहूदी इजराइल गलत अनुमान लगा रहे हैं। वे ईरान को नहीं जानते। वो अभी भी ईरानी लोगों की ताकत, दृढ़ संकल्प को सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। हमें उन्हें ये बातें समझानी होंगी। खामेनेई ने कहा था कि हमारे अधिकारियों को ये आकलन करना चाहिए और ठीक से समझना चाहिए कि अब दुश्मन को ईरानी लोगों की ताकत दिखाने के लिए क्या किया जाना चाहिए और जो भी इस देश के सर्वोत्तम हित में हो वो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 रात पहले इजराइल सरकार ने गलत कदम उठाया। हमें उन्हें ईरानी लोगों की ताकत को समझाना होगा। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ दी है। पीटीआई के समर्थक इस्लामाबाद की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। इस्लामाबाद की तरफ आने वाली हर सड़क पर कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कई जगह लाठीचार्ज किया गया है। तो दूसरी तरफ इमरान समर्थकों ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार लड़ाई आर पार की है। दरअसल इमरान खान ने 13 नवंबर को पार्टी समर्थकों को प्रदर्शन का आदेश देते हुए कहा था कि पीटीआई का जो कार्यकर्ता इस्लामाबाद मार्च में शामिल नहीं होगा वो पीटीआई में नहीं रहेगा। इसके बाद से ही इमरान समर्थकों का सैलाब सड़क पर उतर पड़ा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 24 नवंबर कराए गए चुनाव को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें जनादेश को चुराया गया था। पीटीआई समर्थकों को फर्जी मामलों में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें रिहा किया जाए और इमरान खान को भी रिहा किया जाए। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर केंद्रीय कारवां का नेतृत्व कर रहे हैं। एक वीडियो में बुशरा बीवी को सीएम गंडापुर के साथ कंटेनर पर खड़े होकर पीटीआई कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए दिखाया गया है। पीटीआई ने इसे गुलामी की बेड़ियां तोड़ने वाला मार्च बताया। दूसरी तरफ सरकार प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद से दूर करने की कोशिश में जुटी हुई है। इस प्रदर्शन के शुरू होने से पहले ही 48 घंटे के लिए पूरे इस्लामाबाद में अघोषित लॉकडाउन लगा दिया गया था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस वक्त कंटेनर लॉक्ड है। पाकिस्तान सरकार ने इस प्रदर्शन को दबाने और इस्लामाबाद तक प्रदर्शनकारियों को ना पहुंचने देने के लिए जितने भी रास्ते हैं
सबको बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर रखकर बंद कर दिया है। कुल 35 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो बाकी प्रांत से इस्लामाबाद को जोड़ती हैं, जो कि बंद हैं। जिन शिपिंग कंटेनरों से सड़कें ब्लॉक की गई हैं, ये कंटेनर भी पाकिस्तान की सरकार ने किराए पर लिए हैं। इसके लिए भी करोड़ों खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर ये प्रदर्शन लंबे समय तक चला तो इन कंटेनरों के लिए शाहबाज सरकार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कंटेनर के किराए की बात करें तो ये करोड़ों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 25 करोड़ रुपए तो 1600 से ज्यादा का कंटेनरों के किराए के तौर पर पिछले 5 महीने में पाकिस्तानी सरकार को चुकाने पड़े हैं। और एक बार फिर से कंटेनर सड़कों पर हैं। पिछले 1.5-2 साल में सरकार को प्रदर्शनों को रोकने के लिए 270 करोड़ रुपए ज्यादा का खर्च करना पड़ा है। दूसरा नुकसान पाकिस्तान विदेशी व्यापार में भी हो रहा है, क्योंकि विदेश सामान भेजने के लिए कंटेनरों की कमी हो गई है। अब बात रूस यूक्रेन संघर्ष की। रूस ने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक का सफल परीक्षण कर लिया है, जो दुनिया भर में सनसनी फैला रही है। और इस मिसाइल की हैरान कर देने वाली रफ्तार और मारक क्षमता ने इसे दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया है। इससे पहले रूस की किंजाल और जिरकोन जैसी मिसाइलों को ही यूक्रेन नहीं रोक पा रहा था। यूक्रेन ने ही इस बात को स्वीकार किया है कि अमेरिका के पेट्रियट और फ्रांस और इटली से मिले SAMPT डिफेंस सिस्टम से वो किंजाल और जिरकोन जैसी मिसाइलों को लगभग 25% तक रोकने में सक्षम है, और वो भी तब जब सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कराने के लिए उसे सटीक खुफिया जानकारी मिल जाए। साथ ही इसके लिए सभी 32 पेट्रियट लॉन्चर्स का एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अब रूस की ओरेशनिक मिसाइल ने यूक्रेन और पूरे यूरोप की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ओरेशनिक मिसाइल को रोकने की क्षमता अभी किसी भी डिफेंस सिस्टम में नहीं है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिसाइल का प्रोडक्शन भी तेजी के साथ करने की बात कह डाली है। ओरेशनिक मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि आवाज की रफ्तार से भी 10 गुना तेजी के साथ ये उड़ान भर सकती है। कहा जा रहा है कि 13,500 के MPH की रफ्तार से ये अपने टारगेट की तरफ दौड़ सकती है। इसका स्पीड का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि महज 19 मिनट में ये लंदन पहुंच सकती है और 15 मिनट में फ्रांस तक की दूरी तय कर सकती है। इसके अलावा सिर्फ 8 मिनट में पोलैंड तक हमला कर सकती है। इस स्पीड के साथ ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज बन जाती है, और ये दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल के चलते पश्चिम बैकफुट पर दिख रहा है। यूक्रेन के लिए भी रूस का सामना करना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में रूस ने उन क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया जहां से रूस की सेना को पहले पीछे हटना पड़ गया था। और अब चलते चलते में देखेंगे डॉल्फिन के रहस्यमय सफर को। लंबे चौड़े महासागर में किसी डॉल्फिन का अकेले पाया जाना सामान्य घटना नहीं होती। समुद्री जीव आमतौर पर अकेले कभी नहीं देखे जाते हैं, पर एक नर वॉटल नोज डॉल्फिन बाल्टिक सागर में अपने घर से दूर देखा गया, जिससे लोग तो हैरान हुए, वैज्ञानिक तक का इस पर ध्यान गया। वे खास तौर से ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये डॉल्फिन इतने असामान्य और चुनौतीपूर्ण वातावरण में आ गई। लेकिन जब इसकी उन्होंने पड़ताल की तो उन्हें चौंकाने वाली बात सामने आई। उन्हें पता लगा कि इलाके में तो ये डॉल्फिन खुद से ही बातचीत करती आ रही थी। जहां स्थानीय लोगों ने इस डॉल्फिन का नाम डेले रख दिया, वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क के वैज्ञानिक भी इसकी पड़ताल करने पहुंच गए। उन्होंने दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच के 3 महीनों के बीच इलाके में पानी के अंदर की साउंड रिकॉर्डिंग्स को जुटाया। यही एक चौंकाने वाली खोज उनका इंतजार कर रही थी। उम्मीद की जाती है कि अकेला डॉल्फिन चुपचाप ही तैर रहा होगा, पर शोधकर्ताओं ने पाया कि डेले शांति से नहीं तैर रहा था, वो लगातार बातचीत कर रहा था। उन्होंने पाया कि पानी में लगातार कुछ ऐसे ध्वनि संकेत मिले जिससे पता चला कि वो लगातार ही सक्रिय था। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पानी के अंदर के माइक्रोफोन ने 10,833 अलग अलग आवाजें रिकॉर्ड की। इसमें सीटियों की आवाजें तक शामिल थी। ये आवाजें डॉल्फिन के अलग अलग बर्तावों से जुड़ी थी। समुद्री जीव विज्ञान संचार का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए डेले का ये बर्ताव काफी अजीब सा था, जिसने कई सवाल पैदा किए हैं जिनके जवाब तलाशने होंगे। इनमें एक बड़ा सवाल यही था कि जब बाल्टिक सागर का तापमान और लवणता डेले के अनुकूल नहीं थी, तो वो इतनी दूर उसमें तैरकर आ कैसे गया। तो वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।